हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले, लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। और ये सेक्स सेल्स क्या है? एग सेल्स होते हैं ये, जिसको हम ओवा बोलते हैं। ठीक है, और इनको मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ऐसे एरिया में पहुंचाया जाता है जहाँ पे वो फर्टिलाइज्ड हो सके। ओके, तो फिर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ओवरी, ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी से निकल के जाता है टू फैलोपियन ट्यूब्स। फिर ओविडक्ट्स, यूटेरस, वजाइना। ओके, और एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं, ये तो मेन ऑर्गन्स है, और एक्सटर्नली होते हैं वल्वा, जिसको प्यूडेंडम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके। अभी फंक्शंस क्या होते हैं? ओवरीज जो होते हैं वो सेकेंडरी oocytes एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? एक होता है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये दो मेन हार्मोन है, और भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये दोनों मेन हार्मोन्स है, और भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं। एक होता है इनहिबिन, दूसरा होता है रिलैक्सिन। ओके, सेकंड, यूटेराइन ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट करते हैं सेकेंडरी oocyte को टू यूटेरस। ठीक है, और इसी ट्रांसपोर्ट के वे में फैलोपियन ट्यूब का जो एम्प्यूला होता है वहाँ पे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब के फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अभी हम जो सबसे मेन ऑर्गन होता है ओवरी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ओवरी जो होता है वो मेन ऑर्गन होता है, ये गोनाड होता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लोकेटेड होता है इन डिप्रेशन कॉल्ड ओवेरियन fossæ on each side of the uterus. ओके, सपोज ये है यूटेरस, यहाँ पे होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, एम्प्यूला, और यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं ओवरीज। ये फिमरे होते हैं, ये वाले पार्ट होते हैं फिमरे, और ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओवरी। ये एक रफ डायग्राम है। ठीक है, ऑल राइट। और ये वाला जो हिलॉक रीजन होता है इसी को बोलते हैं एम्प्यूला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है।
ठीक है, ऑल राइट। अभी हम आते हैं अच्छा, ये ऑन ईच साइड ऑफ यूटेरस और पेल्विक कैविटी के लैटरल वॉल्स पे लगे होते हैं, ऑन द लैटरल वॉल्स ऑफ पेल्विक कैविटी। ठीक है, ओवरीज में एक जो एपिथेलियम होता है वो उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इस पे ट्यूनिका एल्ब्यूजेना प्रेजेंट होता है। जो एक व्हाइटिश कलर का कैप्सूल है जर्मिनल एपिथेलियम के ठीक नीचे। फिर क्या होता है, उसके नीचे होता है ओवेरियन कॉर्टेक्स। ठीक है, ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है उसके नीचे, मतलब सबसे पहले ऊपर होता है जर्मिनल एपिथेलियम, उसके नीचे ट्यूनिका एल्बुजिना, उसके नीचे ओवेरियन कॉर्टेक्स। ओवेरियन कॉर्टेक्स जो होता है वहां पे ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। इसके नीचे क्या होता है, ओवेरियन मेड्यूला। इसके नीचे प्रेजेंट होता है ओवेरियन मेड्यूला, जहां पे प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, ओके। अभी ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है? ग्राफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल है, ठीक है, जिसमें जो कि फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है और रप्चर करके, ये रप्चर करके रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। ये रप्चर करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद हमें जानना पड़ेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। कॉर्पस ल्यूटियम ये एक येलो बॉडी है। ये येलो कलर का होता है क्योंकि इसमें ल्यूटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो इसको येलो कलर देता है। ये रिमेनेंस ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल है। रिमेनेंस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। और कॉर्पस लूटियम जो है वो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजेन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है और इनहिबिन प्रोड्यूस करता है। कब तक? जब तक ये कॉर्पस लूटियम डिस्ट्रॉयड ना हो जाए। ठीक है, अभी इसके बाद हम पढ़ लेते हैं oogenesis। गिव मी अ सेकेंड गाइस। अच्छा, तो अभी हम पढ़ लेते हैं oogenesis। ठीक है, oogenesis। oogenesis में क्या होता है? ओवरी से, ओवरी में ऑलमोस्ट 2 to 4 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ फॉलिकल्स होते हैं, मतलब ये फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, ये अंदर है एग और इसको बोला जाता है, ये है oogoनियम। और ये बाहर वाले जो सेल्स है इसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स।
इसको ऊगोनियम बोला जाता है या फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोला जाता है। इस स्टेज को क्या बोला जाता है? इस स्टेज को प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, यहां से प्रोड्यूस्ड होता है, ये मैच्योर करके ये जो बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है प्री एंट्रल फॉलिकल। यहां से क्या फॉर्म होता है? एक का साइज इंक्रीज होता है और ऐसे करके और बाहर एक और लेयर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये जो कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट हुई है इसको बोला जाता है एंट्रम। ठीक है, ये ग्रीन कलर के जो सेल्स है ये है थिकल सेल्स और अंदर है थिकल सेल्स और अंदर है ग्रैन्युलोसा सेल्स और उसके अंदर है हमारा एग। ठीक है, इस स्टेज को बोला जाता है अर्ली एंट्रल फॉलिकल। यहां से फॉर्म्ड होता है मैच्योर फॉलिकल। वो कैसे दिखता है? एग होता है, उसके बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर होता है, और उसके बाहर होता है एंट्रल फॉलिकल। सॉरी, एंट्रल फॉलिकल बोल रही हूँ, एंट्रम प्रेजेंट होता है। और फिर थिकल सेल्स होते हैं। कुछ ऐसा दिखता है। यह है मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, यह है मैच्योर फॉलिकल। फिर यहाँ से वो जाता है डे 14 पे ओव्यूलेशन होता है। डे 14 पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ये जो मैच्योर फॉलिकल है यही है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। इसी को बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अभी क्या होता है? ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन में एग को रिलीज किया जाता है, ओवम या फिर एग को रिलीज किया जाता है सेकेंडरी oocyte फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि कॉर्पस लूटियम बन जाएगा, कॉर्पस लूटियम निकल जाएगा, निकल जाएगा मतलब कॉर्पस लूटियम रह जाएगा इन द ओवरी, और क्या निकल के आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब पे? ओवम या फिर एग, जिसका एक बार मियोसिस हो चुका होगा। इसलिए एक बड़ा सेल है, एक छोटा सेल है। यह है ओवम और एग सेल। ठीक है, ये कहाँ पे पॉज्ड है? ये मियोसिस 2 पे, मियोसिस 2 के एट मेटाफेज 2 इस स्टेज पे ये पॉज्ड रहता है। ठीक है, इस स्टेज पे ये वेट कर रहा होता है। और क्या होता है, मतलब कि इस स्टेज में वो ऊगोनियम के फॉर्म में था एकदम पहले स्टेज में, यहाँ तक वो सेकेंड मेटाफेज 2 के स्टेज पे पॉज्ड रहता है। ठीक है,
अभी क्या होता है, इसके दो फेट हो सकते हैं, ओव्यूलेशन के बाद दो फेट हो सकता है। एक होता है कोई नो स्पर्म, तो फिर इसका एपोप्टोसिस हो जाएगा, और अगर स्पर्म मिल गया तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा अभी कौन सा रिलीज्ड होगा, कौन सा एक, मतलब एक फीमेल के एक साइकिल में हर मंथ पे ऑलमोस्ट 100 ग्राफियन फॉलिकल्स मतलब फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, 100 मैच्योर फॉलिकल्स फॉर्म्ड होते हैं, बट सिर्फ 1 और 2 ही निकलता है। ये कैसे डिसाइड होता है? ones which release maximum progesterone, प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम जो रिलीज करेगा वही रिलीज्ड होगा। ठीक है, ओके। अभी हम oogenesis का हार्मोनल रेगुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है। आप लोगों के सिलेबस में oogenesis बहुत डिटेल में नहीं है, इसलिए मैंने छोटा करके पढ़ाया, लेकिन इसका स्टेप और भी बड़ा होता है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, सॉरी जीएनआरएच, ये हमने पढ़ा था। ओके, ये जीएनआरएच क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच रिलीज करवाता है, राइट। ये जो एफएसएच होता है ये फॉलिकल्स ऑन ग्रैन्युलोसा सेल्स पे काम करते हैं और यहाँ से रिलीज करवाते हैं ईस्ट्रोजन विद हेल्प ऑफ एन एंजाइम एरोमाटेज। एरोमाटेज एंजाइम के हेल्प से एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है। और एलएच क्या करवाता है, ये थीकल सेल्स पे काम करते हैं। ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। ये टेस्टोस्टेरॉन जाके, अच्छा ठीक है, ये टेस्टोस्टेरॉन के हेल्प से ही ये एरोमाटेज ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब कि थीकल सेल्स जो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं उस टेस्टोस्टेरॉन पर ही एरोमाटेज एंजाइम काम करके ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ना, ये ग्रैन्युलोसा जो सेल्स हैं वो ईस्ट्रोजन को सिक्रीट एरोमाटेज एंजाइम के हेल्प से करते हैं। मतलब कि एफएसएच एरोमाटेज को एक्टिव करवा देता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ एरोमाटेज एंजाइम। ठीक है, और ईस्ट्रोजन का प्रिकर्सर कौन है, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ओके। और एफएसएच क्या क्या करते हैं, ये ग्रैन्युलोसा सेल सिर्फ ईस्ट्रोजन ही रिलीज नहीं करता है, ये इनहिबिन भी रिलीज करता है, इनहिबिन भी रिलीज करता है। ठीक है, अभी हम जरा फीडबैक मैकेनिज्म देखते हैं इनका। सबस्ट्रेट इनहिबिशन में दिखाऊंगी रेड से। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है,
और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देके LH बनाना बंद करवाएगा। और क्या होगा? और फीडबैक इनहिबिशन करेगा हाइपोथैलेमस में ताकि वो GnRH रिलीज ना करे। और भी क्या करता है ये? और ये इनहिबिन जो होता है ये क्या करता है? ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे ही नेगेटिव इनहिबिशन देता है, लेकिन FSH के लिए। ठीक है, मतलब ये वाला जो इनहिबिन जो कर रहा है वो है नेगेटिव इनहिबिशन फॉर FSH। ईस्ट्रोजन जो करता है वो है नेगेटिव इनहिबिशन ऑफ LH। ईस्ट्रोजन LH के प्रोडक्शन को रोकेगा और इनहिबिन जो है वो FSH के प्रोडक्शन को रोकेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ईस्ट्रोजन नेगेटिव इनहिबिशन करवाता है ऑफ GnRH। ठीक है, ऑलराइट। तो ये था हार्मोनल रेगुलेशन। ओके, तो अभी एक चार्ट देख लेते हैं, एक्चुअली ग्राफ देख लेते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, ये ग्राफ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन दिखाया हुआ है। या ये जो ग्राफ है मैंने पाथफाइंडर से लिया हुआ है। ठीक है, एकदम न्यू एडिशन वाले पाथफाइंडर से, या क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, वहाँ से ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम बनेगा, और कॉर्पस लूटियम से कॉर्पस एल्बिकन्स बन के वो डिग्रेड हो जाएगा। तो ये पहला वाला जो यहाँ तक जो स्टेप है इसको बोला जाता है फॉलिक्यूलर फेज, और यहाँ तक जो यहाँ पे जो फेज है ओव्यूलेशन के बाद वाले जो फेज है उसको बोला जाता है लूटियल फेज। ठीक है, अभी यहाँ पे हार्मोनल कंसंट्रेशन कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। हार्मोन कंसंट्रेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फेजेस को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे डेज दिखाए गए हैं। ऑलराइट, तो पहले देखिए, पहले कुछ 10th या 12th डे तक देखिए FSH का थोड़ा सा बढ़ने के बाद धीरे धीरे कम हो रहा है, और लेकिन 14th डे पे, 14th 15th डे पे एकदम हाई हो रहा है, उसका पीक आ रहा है FSH का। पीक होके फिर से वो नॉर्मल हो जा रहा है। और LH का क्या हो रहा है? LH का भी पीक आ रहा है, तभी जब FSH का पीक आ रहा था तभी उसका भी पीक आ रहा है LH का, और फिर वो फिर से नीचे जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि FSH और LH के वजह से क्या होता है, FSH और LH के वजह से ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड होता है और ओव्यूलेशन करवाता है वो, है ना, ओव्यूलेशन करवाता है। मतलब जो ये वाला जो पार्ट है ये तब होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा इन सब डेज में, मतलब 28 डेज साइकिल है ना, तो फिर मेनिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ज़रा हम हॉर्मोन्स को देख लेते हैं। ये है ईस्ट्रोजन जो कि डे 12 to 24 जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला ग्राफ है प्रोजेस्टेरॉन का, जो बढ़ता है, जिसका पीक आता है जब कॉर्पस लूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स बन रहा है। ठीक है, उस वक्त मतलब सिक्रीटरी फेज पे इसका पीक आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, इसके साथ आप देख सकते हो कि ईस्ट्रोजन बढ़ता है कब, FSH और LH का जब पीक आता है ना उस वक्त उसके जस्ट पहले ईस्ट्रोजन बढ़ता है, क्योंकि FSH और ईस्ट्रोजन के बढ़ने का मतलब होता है कि FSH और LH क्या कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन को बना रहे हैं, मतलब ओव्यूलेशन होगा। और प्रोजेस्टेरॉन कब बन रहा है? प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है कॉर्पस लूटियम जब बन जाएगा, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, इसलिए देखिए कॉर्पस लूटियम बनने के बाद प्रोजेस्टेरॉन का पीक आया है। ऑलराइट, ओके, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है तब शुरू होता है मेंसेस। जब देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता जा रहा है, कॉर्पस लूटियम जो है वो मेंटेन्ड होगा अगर प्रेगनेंसी हो जाए, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो तो फिर कॉर्पस लूटियम जो है वो डिग्रेड नहीं होता है। लेकिन अगर कॉर्पस लूटियम डिग्रेड हो गया, मतलब कॉर्पस लूटियम से कॉर्पस एल्बिकन्स बन गए,
तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि कॉर्पस लुटियम नहीं है, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही डिक्रीज होगा मेंसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मेनिस्ट्रुएशन चल रहा है, मेनिस्ट्रुएशन फेज 1 to 4 या फिर 5 डेज। उसके बाद है प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब यूटेरस का एंडोमेट्रियम यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, जब मेंसेस हो रहा है उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज है। मेंसेस में क्या होता है, यूटेरस के जो इनर लाइनिंग होता है वो शेड ऑफ हो जाते हैं, इसे देखिए कम हो गया है यहाँ पे। अभी प्रोलिफरेटिव फेज है, मतलब कि अभी ये वाला फेज चलेगा, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल फिर ग्राफियन फॉलिकल, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल फिर ओव्यूलेशन होगा, तो अभी फिर से यूटेरस को प्रिपेयर करना है। तो प्रोलिफरेटिव फेज देखिए यूटेरन लाइनिंग जो है वो बढ़ रही है। उसके बाद आ जाता है सिक्रीटरी फेज, देखिए यहाँ पे सिक्रीशन कितना बढ़ गया है, सिक्रीटरी फेज में यूटेरस लाइनिंग कितना बढ़ गया है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब कि कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा, मेंटेन नहीं होगा कॉर्पस लुटियम, उसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाएगा, उसके बाद फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगी, मेंसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा हार्मोनल रेगुलेशन इन ओवरी। ओके, अभी हम जरा देख लेते हैं यूटेरस कैसा होता है। अच्छा, एक और चीज देखनी है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओवेरियन साइकिल, यहाँ पे ओवेरियन साइकिल और यूटेरियन साइकिल के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ओवेरियन साइकिल पे फॉलिक्यूलर फेज डेज 1 to 13 होते हैं। अच्छा, तो फिर फॉलिक्यूलर फेज में क्या हो रहा है, एफएसएच का सिक्रीशन शुरू होता है, ईस्ट्रोजन सिक्रीशन प्रोमिनेंट होता है और फॉलिकल मैच्योरेशन ऑकर्स। देखिए यहाँ पे एफएसएच का पीक कब हो रहा है, डेज 1 to 13, ये देखिए 1 to 13 एफएसएच बढ़ रहा है ना, इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। और यहाँ पे फॉलिकल मैच्योरेशन होता है। डे 14 में क्या हो रहा है, एलएच जो है वो एकदम स्पाइक कर रहा है, देखिए 14 पे एलएच एकदम इंक्रीज हो रहा है। और ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, एलएच सिक्रीशन कंटिन्यू हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन प्रमोटेड हो रहा है, देखिए प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन देखिए यहाँ पे प्रमोट होगा, एलएच का सिक्रीशन तो हो रहा है लेकिन उसके साथ प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन भी शुरू हो रहा है और कॉर्पस लुटियम फॉर्म्ड होगा। मतलब यही से हमें पता चल रहा है कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, तो फिर यही से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉर्पस लुटियम फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी यूटेराइन साइकिल देख लेते हैं, ये था ओवेरियन साइकिल, ओवेरी में क्या हो रहा था। अभी हम देखते हैं कि यूटेरस में क्या हो रहा है। 1 to 5 जो होता है डेज, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन, इसी को बोलता है मेनिस्ट्रुएशन। फिर होता है प्रोलिफरेटिव फेज जो कि डेज 6 to 13 तक होता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम रिबिल्ड हो रहा है, एंडोमेट्रियम फिर से बढ़ना शुरू हो रहा है। और सिक्रीटरी फेज में 15 to 28 एंडोमेट्रियम एकदम थिक हो जाता है और ग्लैंड्स यहाँ पे सिक्रीटरी हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये रेडी है अगर जाइगोट बना होगा उसको रिसीव करने के लिए। ऑलराइट, ओके, तो जो यूटेरस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी यूटेरस जरा देख लेते हैं हम लोग। यूटेरस जो होता है वो डोम शेपेड होता है, ठीक है, इसमें यूटेराइन ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है फंडस। इसके एक टेपरिंग बॉडी होता है इस डोम शेपेड पार्ट में, ओके, एक टेपरिंग सेंट्रल पार्ट होता है जिसको बॉडी बोला जाता है और इंफेरियर नैरो पार्ट होता है जिसको सर्विक्स बोला जाता है, जो कि वेजाइना में ओपन करते हैं। थोड़ा ऐसा दिखता है, ये ऐसे टेपरिंग होता है, उसके बाद ऐसे सर्विक्स और वेजाइना आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।